नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। अपन फिजिक्स लैब असिस्टेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अपन ने जो अपनी ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट थी उसको भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब इसकी मात्र एक अंतिम क्लास बाकी रहती है। चूंकि अपन हर एक चैप्टर पूरा होने के बाद उसके PYQ करते हैं, तो ये लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 98। क्लास नंबर 98 ये बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है। जिस प्रकार 2022 वाली लैब असिस्टेंट में 89 क्लास में मैंने फिजिक्स पूरी कराई थी, अब की बार टोटल 98 क्लास में फिजिक्स को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। ये 98वीं क्लास है, ठीक है, जिसमें अपन सॉल्व करेंगे PYQ यानी कि 2016, 2018, 2022 की दोनों पारियां, यानी कि 28 और 29 वाले शिफ्ट में पूछे गए सवाल। इसी के साथ आपकी फिजिक्स हो जाएगी समाप्त। चलिए, और सारी ये मतलब पैनल PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल सभी को पता ही है, माजिसा एजुकेशन, MAZEE माजिसा EDUCATION माजिसा एजुकेशन नाम से सर्च करोगे और हम लिंक भी नीचे दे देंगे, ठीक है। आपको नीचे का कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। क्लियर? चलो, और नोट्स भी, पैनल PDF भी, जैसे कि 6-7 की तो पैनल PDF है वो, और फिर वो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मिलेंगे आपको, ठीक है। हमने मोस्टली शेयर किए, ये आपको बताइए। बाकी जो नए हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अभी हम सारे एक साथ भी शेयर कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, उनका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। अब चलो, पहले 2022 की जो 28 जून वाली शिफ्ट है उसमें जो सवाल पूछे गए उनको अपन सॉल्व करते हैं लैब असिस्टेंट के, ठीक है। तो उसमें सवाल पूछा गया, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा। देखो, यंग का सवाल एक सवाल पक्का आना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और वो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है तो एक सवाल तो उसका आना ही है, लेकिन उसकी जो उसमें एक चीज जो बार बार काम आएगी, इसमें भी काम आएगी और कहीं और भी काम आएगी, वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ताकि उसका बहुत बड़ा आपको फायदा होने वाला, आगे भी फायदा होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, विबग्योर। विबग्योर क्या होता है? विबग्योर, ये अच्छे से लिख लो, ठीक है, ये काम ही आएगा आपके। विबग्योर, विब ठीक है। ये चीज आपके बार बार काम आएगी, बहुत सारे सवाल आपके ये सही कराएगी, और इसको रट लेना, अगर याद, इसको रटना ही है वैसे तो, मतलब एक, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक टाइप में है, और ये बहुत सारे सवाल इससे आपके सही हो जाएंगे, ये पता रखना। विबग्योर, विबग्योर यानी कि मतलब क्या होता है? वी यानी कि वायलट, VIOLET वायलट, ठीक है। आई यानी कि इंडिगो, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये हो गया बैंगनी, इसको बोलते हैं बैंगनी। फिर इंडिगो को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक। रेड यानी लाल, ऑरेंज हो गया आपके नारंगी, येलो यानी कि पीला, ग्रीन,
बेनिआहा, बेनी, एक ब्लू, ब्लू यानी कि नीला, एक बेटा ब्लू यानी कि नीला होता है। इंडिगो किसके लिए आएगा? आसमानी के लिए। चलो वो हिंदी में थोड़ा देखते हैं। अब इसमें इनमें क्या होता है, मैं नाम भी बताता हूं इनका। तो इंडिगो आपके ये हो गया है आसमानी, इंडिगो आसमानी, ठीक है, और ये हो गया नीला। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस साइड जाओगे ना ऐसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, ध्यान रखना। यहां क्या होता है, लैम्बडा सबसे कम, लैम्बडा यहां पर क्या है, लैम्बडा सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और इस साइड जाते तो सब बढ़ती जाती है, लाल रंग की तरफ कम जाती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, लैम्बडा सबसे ज्यादा, ये बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। और यहाँ की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी लगभग दुगुनी होती है यहाँ वाली, ठीक है। यहाँ वाली जो इन दो का देखे तो इन दो के मुकाबले इन दो की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट करके लिख देना, कहीं पे साइड में काम ही आएगा, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है कि यंग के दूसरे प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा। तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है लैम्बडा d/d, ठीक है। तो मान न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम किसके लिए? इसमें जो बैंगनी होता है, बैंगनी की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम, तो इसके लिए लैम्बडा क्या होगा, सॉरी जो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ये सीधी सीधी क्या होती है, इसके तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, चौड़ाई समानुपाती किसकी होती है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो लैम्बडा बैंगनी क्या होता है, सबसे कम होता है, लैम्बडा बैंगनी के लिए क्या होता है, बैंगनी सबसे कम, लैम्बडा बैंगनी का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होगा, तो अतः बैंगनी के लिए क्या होगा, बैंगनी के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम, ठीक है, बैंगनी के लिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल। तो कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच में क्या एंगल होता है, 90 डिग्री। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एक तो होता है अपने कौन सा तल होता है, कंपन तल। क्या होता है कंपन तल, कंपन तल जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती है, इस कंपन तल के अंदर होता है विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश यानी कि क्या होता है, जो प्रकाश सदिश होता है वो बोल सकते हैं विद्युत सदिश के कंपन, अर्थात के कंपन, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रकाश के कंपन, प्रकाश विद्युत सदिश के कंपन को अपन प्रकाश के कंपन बोल सकते हैं। प्रकाश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। दूसरा होता है आपके ध्रुवण तल। तो ध्रुवण तल क्या होता है, ध्रुवण तल आपके, ध्रुवण तल क्या होता है, ये आपके होता है कंपन तल के लंबवत। ध्यान रखना हमेशा, कंपन तल और ध्रुवण तल हमेशा लंबवत होते हैं, किसके लिए, ध्रुवित प्रकाश के लिए, ठीक है। तो ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल के लंबवत,
तल के लंबवत जिसमें केवल तरंग संचरण की दिशा होती है। संचरण की दिशा होती है। अब यदि कोई 2026 में सवाल पूछ ले घुमा के कि तरंग संचरण की दिशा होती है किसमें, ध्रुवण तल में, कंपन तल में, या दोनों में, या इनमें से कोई में नहीं, तो जो तरंग संचरण की दिशा है ना वो दोनों तल में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मतलब दोनों तल कैसे होते हैं, एक तल ऐसे एक तल लंबवत। अब वो ये जो तरंग संचरण की दिशा ये होगी, एक तल तो ऐसा हो गया, एक तल ऐसा हो गया, तो ये दिशा तो दोनों तल में आ रही है, इसमें भी आ रही है और इस वाले तल में भी आ रही है। समझ गए? हाँ, ये बात क्लियर होगी। चलो, तो इसका बी 90। फिर तीसरा है, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देगा। अब यदि किसी लेंस को अपन साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग में लेते हैं, तो आपको पता है यदि उत्तल लेंस अपन काम में लेते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह यदि काम में लेते हैं, तो मैंने बताया था जब अपन लेंस वाला पढ़े थे उसमें कि यदि जो इसका प्रकाश केंद्र है, यदि वस्तु को इसके प्रकाश केंद्र और फोकस और ये जो प्रकाश केंद्र है इसके बीच में ये यदि वस्तु को रखे, तो इसका जो सीधा, ठीक है, सीधा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी और कैसा, आवर्धित, ठीक है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये मैंने लिखवा रखा है जब आपको सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया। सूक्ष्मदर्शी में अपन एक पढ़ते थे सरल सूक्ष्मदर्शी, एक पढ़ा सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी में अपन क्या करते थे, एक सिंगल उत्तल लेंस को काम में लेते थे, तो उसमें उस केस में क्या होता, सीधा बना, ये वस्तु रखी छोटी, इसका प्रतिबिंब बना सीधा बना, और बड़ा यानी कि आवर्धित और कैसा बना, आभासी। रियल में तो कोई बड़ी चीज होती नहीं, वो क्या है, आभासी। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया सी ऑप्शन इसका। क्या होगा इसका ऑप्शन सी, सीधा, आभासी और आवर्धित, सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ, ये आपका उत्तल लेंस है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है ऐसे, प्रतिबिंब, ये क्या है, वस्तु। ठीक है, और ये यहां से अपन देख सकते हैं आंख से, तो अपने को ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये तो हो गए सवाल आपके 2022 के 28 जून वाले शिफ्ट के 3 सवाल। अब नेक्स्ट बात करते हैं 29 जून वाले शिफ्ट के सवाल। इसमें कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, 10 है, और उसके अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके अभिदर्शी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। यानी कि आपको आवर्धन क्षमता कितनी दी हुई है, m बराबर आवर्धन क्षमता जो है m बराबर वो आपको दी हुई है 10। ठीक है, और एफ ई कितना दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, एफ ई 20 सेंटीमीटर, और एफ ओ आपको निकालना है। एफ ओ क्या करना है, आपको निकालना है। समझ गए? एफ ई मतलब क्या है, ये होता है एफ ई यानी कि नेत्रक, वो मतलब इसको बोलते हैं अपन अभिनेत्रक वाला। ये जो है ये किसका दिया हुआ है, अभिनेत्रक की फोकस दूरी दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभिदर्शी एफ ओ का ज्ञात करना है। अभिदर्शी एफ ओ का ज्ञात करना है। अब मैंने बताया था कि यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ कि भाई अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है या फिर इन्फिनिट पे बन रहा है, कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको क्या मानना है, सामान्य संयोजन। और सामान्य संयोजन में अपन क्या मानते हैं, इन्फिनिट पे बनता है। कहां पे बनता है,
अनंत पर, तो उस केस में क्या होता है, अपने जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, यदि वो अपवर्ती वाला है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो इमेज उल्टी बनती है, और परावर्ती टाइप का दूरबीन है, परावर्ती टाइप का दूरबीन है, तो इसमें आ जाएगा प्लस। ठीक है, यदि वो अपवर्ती में क्या होता है, माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, और जो परावर्ती वाला में प्लस एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, क्योंकि इसमें परावर्ती में इमेज सीधी बनती है, ठीक, और इसमें उल्टी बनती है, इसलिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपने को निशान से मतलब है नहीं, तो आपको निकालना है एफ नॉट निकालना है, तो एफ नॉट कितना हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा सिंपल सा m इंटू एफ ई, m कितना है 10, और ये एफ ई 20, ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन करेक्ट। इस सवाल में क्या था, बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलो फिर है, कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है, अच्छे से पढ़ा रखा, ध्रुवण। ध्रुवण ऐसी घटना है जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। ठीक है, बाकी परावर्तन व्यतिकरण विवर्तन की बात नहीं है यहाँ पे। फिर से आ गया यंग के द्विसलिट, यंग का एक सवाल तो आना ही है, हर साल 2026 में भी आएगा, 2026 वाले पेपर में भी आपको यंग का एक सवाल देखने को मिलेगा। यंग के द्विसलिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और स्लिटों के तल एवं स्क्रीन के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। अब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा लैम्बडा डी अपॉन डी। ठीक है, अब जिन्होंने क्या किया है, बीटा न्यू वाले में क्या हो रहा है, इनके लैम्बडा तो लैम्बडा ही है, ये कह रहा है कि यंग के स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि इन्होंने क्या किया, स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिट है, स्लिटों के बीच की दूरी यानी कि इसको कर दिया आधा d/2, और स्लिटों के तल, ठीक है, और स्क्रीन के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, तो यानी कि इसको d को कर दिया 2d, तो देख लो ये कितना हो गया, ये गया ऊपर 4 लैम्बडा डी अपॉन डी, यानी कि क्या हो गया 4 बीटा, यानी कि 4 गुना हो गया, कितना हो गया 4 गुना। सिंपल सा है सवाल, इसमें कोई टिपिकल काम था नहीं। ठीक है, नीचे वाले को कर दिया आधा, ऊपर वाले को दुगुना, ये तो ऊपर जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा मामला। क्लियर? ठीक है, देखो कुत्ते भी भौंक रहे हैं, क्या करें। चलो, तो ये हो गया 2022 के सवाल, तो खत्म हो गया। 2022 में तो कुछ मतलब इन लोगों को इतना टिपिकल सवाल भी दी थी। देखो ये 28 वाला देख लो पेपर, इनमें भी कोई टफ काम नहीं था। ठीक है, और 29 वाला पेपर देख लो, ये भी सिंपल फॉर्मूले पे सवाल था, ये सीधा सीधा सवाल था, ये भी मतलब बिल्कुल आसानी से करने लायक, तीनों सवाल बिल्कुल जस्ट 1-1 मिनट के सवाल थे। ठीक है, अब बात करते हैं 2018 की। 2018 की यंग के द्विसलिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक कोणीय स्रोत को एक लाल प्रकाश से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, ये कह रहा है यंग का, फिर से यंग का आ गया सवाल। यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक पीले प्रकाश के एक कोणीय स्रोत को एक लाल प्रकाश से बदल दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है आपको, लैम्बडा डी अपॉन डी। अब आपको पता है चौड़ाई है फ्रिंज की, वो सीधी सीधी समानुपाती की किसके होती है, तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य के है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये पीले प्रकाश के एक कोणीय स्रोत को लाल प्रकाश से बदल दे, पीले प्रकाश को लाल से बदल दे। तो अब देखो पीले की तरंग दैर्ध्य होती है कम, लाल की होती है ज्यादा। ठीक है, पीले की तरंग दैर्ध्य कम होती है, लाल की ज्यादा, तो लैम्बडा पीला लेस देन लैम्बडा लाल, तो लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो लाल से बदल देंगे तो क्या होगा, जो चौड़ाई, यानी सीधी सी बात है लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा बढ़ेगा,
लेमड़ा बढ़ेगा, इस पीले के बदले लाल काम में ले रहे हैं, पीले प्रकाश की एक शरत को एक लाल प्रकाश से बदल दिया जाए, पीले के बदले लाल काम में ले रहे हैं, लेमड़ा क्यों बढ़ रहा है, लेमड़ा बढ़ेगा तो सीधा सा बात है चौड़ाई बढ़ेगी, चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, लेमड़ा बढ़ेगा तो चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 2018 में, तो यंग वाले 2 सवाल आ गए। देखो झिर्रियों के मध्य दूरी क्या दी हुई है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, डी से प्रयोग झिर्रियों के मध्य, झिर्री यानी कि वो स्लिट छोटी छोटी, कितना 1 mm, यानी कि डी यानी कितना दिया 1 mm, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 × 10⁻³ मीटर। फिर दिया हुआ पर्दे और झिर्रियों से दूरी, ठीक है, तो वो दिया हुआ कैपिटल डी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और लैम्बडा कितना है 500, लैम्बडा कितना दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब सारी मीटर में आ गए, फॉर्मूले में रख लेना कोई भी, जो भी फॉर्मूला है वो। फॉर्मूला क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्निष्ठ की मध्य उचिष्ट दूरी, तीसरे निम्निष्ठ की मध्य उचिष्ट से दूरी, तो आपको पता है, बताया था ये मध्य उचिष्ट हुआ, इसका जो x का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, x का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, x बराबर क्या था, x बराबर लैम्बडा d/d, जहां पर क्या लैम्बडा क्या है पथांतर, पथ में अंतर, तो चूंकि निम्निष्ठ की बात हो रही है तो निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, निम्निष्ठ के लिए दीप्त और अधिप, जैसे अपन आप निम्निष्ठ और उचिष्ठ से कंफ्यूज मत होना, ये भी विवर्तन से संबंधित हो गया। ठीक है, निम्निष्ठ नाम बोल दिया यहाँ पे, यानी कि ये वही दीप्त और अदीप्त वाला केस है। ठीक है, तो ये निम्निष्ठ यानी कि क्या है, अदीप्त, तीसरी अदीप्त, तीसरा निम्निष्ठ मतलब तीसरी अदीप्त। ठीक है, तीसरी निम्निष्ठ बोला है ना, इसका मतलब है तीसरा अदीप्त, इसका मतलब हुआ तीसरा अदीप्त, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस सवाल को उससे लिंक कर देंगे, ठीक है, विवर्तन से नहीं, ये यंग वाला सवाल है। तो निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, x बराबर 2n-1, पथ में अंतर क्या होगा 2n-1, 2n-1 लैम्बडा बाय 2, 2n-1 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, ये आ गया पता अंतर d/d। ठीक है, अब क्या है, बस ये x है, अब क्या है तीसरे निम्निष्ठ के लिए, तो x की जगह रख दो 3, x की जगह 3, तो x3 कितना हो जाएगा, x3 जो दूरी है वो आ जाएगी, ये तीसरे निम्निष्ठ की स्थिति वो बता देगा, कितना हो जाएगा 3 रखोगे तो 5/2 लैम्बडा। ठीक है, 5/2, 3 रखते ही कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, लैम्बडा 5/2, ठीक है। चलो अब ये सारी वैल्यू अपन रख सकते हैं, जो भी रखनी है, क्या क्या वैल्यू है अपने पास, 5/2 यानी कि इसको तो लिख दो 2/2.5 इंटू जो लैम्बडा की जगह क्या लिख लो 500 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी की जगह 1 हो जाएगा, ये छोटा वाला 10⁻3, 10⁻3। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻6, और (10⁻6 हो जाएगा, और ये 2 और ये 10⁻4, और ये
पॉइंट ले लो यहां से, तो 10 की घात -5। बायो वाले कैसे, थोड़ा ध्यान रखना भाई। इसको 2.5 को मैंने क्या लिख दिया, 10 की घात 1 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। बट्टे में जाएगा नीचे 10, नीचे आएगा 10, 10 का ऊपर घात बनेगी, ऊपर जाएगा, ठीक है, 10 की घात 1। 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/10, और 10 को क्या क्या लिखा, 25 × 10 की घात -1। इस हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 5 125 × 10 की घात -5, ऐसे आएगा पूरा। आप करोगे ना 125 × 10 की घात -5, और 125 × 10 की घात -5 को मैं लिख सकता हूँ 1.25। फिर मैंने दो घातें मैंने ले ली, 100 से भाग कर दिया, और 10 की घात -3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.25 mm। 1.25 mm यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 1.25 mm, ठीक है। हाँ, 1.25 10 की घात -3 मीटर, तो 10 की घात -3 को क्या लिख सकता हूँ, मिलीमीटर लिख सकता हूँ, 10 की घात -3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम आपको बताइए, म्यू इक्वल टू 10 IP, म्यू इक्वल टू 10 IP, ठीक है। म्यू इक्वल टू, बात क्लियर, म्यू इक्वल टू 10 IP यानी कि क्या है, बूस्टर कौन होता है यहाँ पर, ध्रुवण कौन, बूस्टर कौन है, ध्रुवण कौन भी बोलते हैं, ठीक है। और म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब जब प्रकाश यहां से यहाँ आपतित होता है, ठीक है, तो जो क्या होता है, अपने को जो परावर्तित प्रकाश मिलता है वो क्या मिलता है, पूर्णतः ध्रुवित मिलता है। जो परावर्तित प्रकाश क्या मिलता है, पूरी तरीके से ध्रुवित मिलता है, ठीक है। और ये जिस कोण पर आपतित होता है IP, और ये अगर म्यू है, और यहाँ का कितना है अपवर्तनांक 1 हवा। वैसे तो नियम के हिसाब से तो क्या होता है μ2, और इसको दी μ1 मान ले, ठीक है। तो ये होता है μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 बराबर होता है 10 IP, 10 IP, ठीक है। अब यदि μ1 1 है तो μ2 बराबर 10 IP, यानी कि μ इक्वल टू 10 IP। बात क्लियर, चलो, तो बी ऑप्शन हो जाए करेक्ट। अब कह रहा है एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित, ये कह रहा है कि यदि एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित, तो आपको पता है ये जो मध्यवर्ती जो उच्च होता है उसके दोनों ओर क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जो उसमें अपन ने देखा था कि जो ये मध्यवर्ती जो उच्च होता है, ये वाला, ठीक है, इसके दोनों ओर क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। ये निम्नलिखित और एक ये निम्नलिखित, ठीक है। तो अपन ये भी देखा था, ये दूरी अगर x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, और ये छोटा सा x मान लेते हैं, तो ये कितना अपने पास 2x, ये जो इसकी चौड़ाई कितनी आई थी 2x, और ये क्या था 2 लैम्बडा f/d, इस हिसाब से था। ये फॉर्मूला आ रहा था आपने, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था विवर्त में। यहाँ कह रहा है कि एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्त में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए, छिद्र की चौड़ाई यानी कि d, स्मॉल d, छिद्र की चौड़ाई, तो निकटवर्ती निम्नलिखित, तो देखो छिद्र की चौड़ाई क्या करनी है, घटानी है। छिद्र की चौड़ाई घटानी है तो क्या होगा, देखो इसका मान घटेगा, ठीक है, छिद्र की चौड़ाई घटेगी तो निकटवर्ती निम्नलिखित क्या होंगे भाई, x का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो निकटवर्ती निम्नलिखित क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। निम्नलिखित क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, क्योंकि x का मान क्या होगा, बढ़ेगा, x बढ़ेगा। x बढ़ेगा तो ये निम्नलिखित क्या है, ये दूर दूर जाएंगे, यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। विवर्तन में देखना, विवर्तन वाली क्लास में ये आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब बढ़ते हैं 2016 की तरफ। ये हो गए 2018 के सवाल। 2018 के सवाल देखे तो वो भी कोई ज्यादा इतने टफ नहीं थे, ये ठीक ठाक सवाल थे, मतलब 2018 मतलब मीडियम लेवल के सवाल थे 2018 वाला पेपर, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अपन 2016 की तरफ। 2016 में ही पहला ही सवाल अच्छा खासा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला पूछ लिया, जिसका सही ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इस सवाल को सही कर पाएगा। ठीक है, जिसने सिर्फ म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी पढ़ा है तो उससे सवाल सही नहीं होगा। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है भाई ये फॉर्मूला क्या होता है। बूस्टर वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यदि कोई प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश यदि किसी कोण थीटा पर आपतित होता है, किसी कोण थीटा पर आपतित होता है, ठीक है, तो यदि एक कोण ऐसा होता है जिसको ध्रुवण कोण बोलते हैं, यानी जिसको आईपी या जो भी है, तो उस स्थिति में आपको जो ये परावर्तित प्रकाश है ये क्या है, पूर्णतः ध्रुवित मिलता है। उस स्थिति में ये जो परावर्तित प्रकाश क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित मिलता है। क्या मिलता है, पूर्णतः ध्रुवित मिलता है, पूर्णतः ध्रुवित मिलता है। और ये आईपी क्या है, बूस्टर कोण या फिर ध्रुवण कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ये यदि μ2 है माध्यम, ये μ1 है, ठीक है, तो क्या होता है 10 आईपी बराबर क्या होता है μ2 बाय μ1, यानी कि जिस माध्यम से जिसमें आपतित हो रहा है प्रकाश, ठीक है, μ2 बाय μ1, यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऐसे आ रहा है तो कहां से किस में आपतित हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास क्या है, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक कितने दिए, 1.54 और 1.33 है। कांच से जल में प्रवेश करने वाली पुंजिका के लिए ध्रुवण कोण है, कांच से जल में, तो यदि कांच से ये तो हो गया आपके कांच, और ये आपको दे दिया जल, ये आपको दे दिया जल, ठीक है। तो आपका जल का कितना दिया हुआ है, जल का दिया हुआ 1.33, जल का कितना दिया हुआ 1.33, और कांच का कितना दिया हुआ 1.54। तो अब आपको यह पूछ रहा ध्रुवण कोण का मान पूछ रहा है, तो ध्रुवण कोण क्या होगा, आईपी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1.33 बटा 1.54, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, हालांकि बहुत सारा थोड़ा बहुत भी अगर इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो तीसरे और चौथे ऑप्शन को तो कैंसिल कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले और दूसरे में वो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा कि जब तक उसको उसके टीचर ने सही तरीके से नहीं बता रखा कि भाई फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है म्यू2 का भी, क्योंकि अपन क्या करते हैं म्यू इक्वल टू 10 आईपी, वो कब होता है जब अपन क्या करते हैं इस वाले माध्यम को मान लेते हैं वायु, और यहाँ वाले को लेते हैं कोई भी म्यू, कोई भी माध्यम मान लिया, और इस वाले को अपन लेते हैं हवा, तो म्यू बटा 1 उस केस में ये हो जाता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, एक तो वही इस लाइन से मैं आपको ये बताता हूँ, वायु के सापेक्ष से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है हमेशा अपन ये जो अपवर्तनांक वगैरह है वो एक्चुअली वायु के सापेक्ष ही डिपेंड किए जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, हाँ कि भाई वायु के सापेक्ष ये इतना है, ठीक है, उसके सापेक्ष ये ऐसे है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो दोनों में जैसे कि अगर भाग भी करोगे तो उनके बट्टे में जो भी संख्या आती है वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, चलो हो गया। अब सवाल नंबर 2016 का 12वां, एक नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि नेत्रिका यानी कि एफ ई कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, आवर्धन गुणांक कितना है 100 दिया हुआ है। एक दूरबीन के लिए अभिदर्शीय लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ नॉट आपको निकालना है,
एफ नॉट आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एम बराबर क्या होता है, एफ नॉट अपॉन एफ ई। अब देखो एफ नॉट बराबर क्या होता है, एम इंटू एफ ई। एम कितना 100, एफ ई कितना 2.5, तो ये कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। अब ये सवाल आपको लगता नहीं कि ये सवाल कहीं देखा हुआ है? 2016 में ये सवाल पूछा और आपको सेम टू सेम 2022 में सवाल पूछा, सेम मतलब 2022 में ये देखो सेम टू सेम सवाल, सिर्फ संख्या चेंज है, संख्या चेंज है। वही फॉर्मूला एफ नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एफ ई, गुणा करना था दोनों का 10 इंटू 20 200, और 2016 में वही सवाल 100 इंटू 2.5 250। क्या था मतलब, जो बच्चा 2022 का एग्जाम देने गया उसने यदि 2016 का पेपर देखा है तो सीधी सीधी बात है सवाल वो सही करके आएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना था, सिर्फ गुणा ही करना आपस में, एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एपी। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। 13वां ये देखो, ये आ गया आपने यंग का सवाल, यंग का स्लिट या फिर व्यतिकरण। जब दो बिंदुओं S1 और S2 से निकल रही समान आवृत्ति की प्रकाश तरंग अध्यारोपित होती है तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो देखो ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइम इसलिए है क्योंकि ये किस टाइप का सवाल है वो समझ में नहीं आया। देखो आपको एक साइड तो दिया हुआ है दो तरंगों की तीव्रता, एक साइड दी हुई है S1 और S2 पर दो तरंगों के मध्य कला में अंतर, कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। तो ये कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रता समान होनी चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, व्यतिकरण के लिए तीव्रता समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, व्यतिकरण के लिए तीव्रता समान होना जरूरी नहीं, दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। ठीक है, तीव्रता समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये देखो तो 4th नंबर आपको सीधा दिखा समान होनी आवश्यक नहीं है। और जो दोनों तरंगों के मध्य जो फेज डिफरेंस क्या है, शून्य नहीं, टाई नहीं, समय के साथ नियत परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं, समय के साथ नियत परंतु आवश्यक रूप से शून्य नहीं, मतलब ये अपने 4th ऑप्शन करेक्ट है। 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि भाई क्या होना चाहिए, दो तरंगों की तीव्रता का समान होना आवश्यक नहीं है, पहली बात। और जो इनके मध्य कला में अंतर है वो क्या, समय के साथ नियत होना चाहिए, परंतु शून्य होना जरूरी नहीं है कि भाई कलांतर शून्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट वो समय के साथ नियत होना, जो भी कला में अंतर है कुछ भी हो, जो शून्य भी है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो वो समय के साथ नियत होना चाहिए। वही मैंने आपको व्यतिकरण की जो परिभाषा है उसमें वो लाइन लिखवा रखी है, अगर व्यतिकरण की परिभाषा को अच्छे से समझा हुआ है तो देखो उसी परिभाषा से ये सवाल उठा लिया, समझ गए। तो इसीलिए थ्योरी भी अच्छे से समझनी जरूरी है, एक एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, बात क्लियर। सवाल नंबर 14 ये हो गया था आपके डिलीट। सवाल नंबर 14 ये क्या हो गया, डिलीट। वैसे तो इस सवाल को पूछना भी नहीं चाहिए था, आपके लेवल का ही सवाल नहीं है हिसाब से तो देखो तो, क्योंकि ये अपन निकाल ही नहीं सकते नॉर्मली। ठीक है, निकालने में भी बहुत दिक्कत वाली बात है। वैसे इसका आंसर क्या होता है, बोर्ड ने इसका जो है मतलब इस सवाल को कर दिया डिलीट, ठीक है, लेकिन मतलब इसका जैसे कि अपन आंसर देखे, अगर इसका आंसर देखे तो ये एक्चुअली तीसरा ऑप्शन बनता है 25:1, इसको लिखना था शायद, और गलती से इन्होंने क्या कर दिया, गलती से इन्होंने ऑप्शन 25:9 कर दिया, इसलिए सवाल को डिलीट कर दिया। हालांकि राइट चीज 25:1 आता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह वो भी चीजें अपने काम की नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी नहीं आएंगे अपने, ये अपन जो हायर स्टडी में पढ़ते हैं ये 12th लेवल तक नहीं है। ये 2016 में ऐसे ही सवाल बन गए, आपको पता है 2016 में कोई ऐसे ही मतलब दिमाग खराब होके बैठा था पेपर बनाने और ये चीजें हो गई। चलो, तो यहाँ पे अपने सब कुछ होता है फिनिश, फिजिक्स पूरी फिजिक्स अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको फिजिक्स के 30 में से 30 सवाल राइट करने हैं, और डेफिनेटली अगर यहाँ से आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, समझी ही अच्छे से, कि बात को समझा है, न्यूमेरिकल समझा है ना, डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आपको कहीं पर भी हाथ पैर मारने का काम नहीं है। जो मैं टेस्ट सीरीज में सवाल दे रहा हूँ वो भी सफिशिएंट है, उनको लगाओ। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन डालने में थोड़ी देरी हो रही है, मैं डाल दूंगा, बाकी वो सवाल लगाओ, ये थ्योरी पढ़ो, उसके अलावा फिजिक्स में कुछ ही नहीं करना, आपको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और
आपने हमारे लेक्चर के नीचे बच्चों के जो कमेंट्स है वो देखे होंगे कि भाई कंटेंट किस टाइप का है, जिसको यदि लगता हो कि सर यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा या आप पढ़ा रहे हो रियल में सही है नहीं है, तो स्टूडेंट के जो कमेंट है वो देख लो, ठीक है। आपको रियल में मतलब मजा आ जाएगी। हाँ सर, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत सारे कमेंट आए कि सर फिजिक्स तो सर मैंने वहां से कोर्स ले रखा था लेकिन आपसे पढ़ा है, मतलब 2-2 हज़ार के 2500 कोर्स लिए लेकिन फिजिक्स बच्चों ने यहाँ से कंप्लीट करी है। चलिए थैंक यू सो मच। फिजिक्स फिनिश हो गई है तो अब अपन जल्द ही एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और इन क्लासेस को शेयर जरूर करना। थैंक यू।